वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, योर बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th। एंड आप इसको चाहे मान लीजिए पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन, आपको पता ही होगा मेरा तरीका। एक्सप्लेनेशन हम क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे और उससे हम अपनी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके दो फायदे हैं। फर्स्ट, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और सारे क्वेश्चंस जो मतलब जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मेरे वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको कोई रिफ्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर दो टॉपिक देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 4th या फिर अपने 1st, 2nd, 3rd में ऑलरेडी मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड हाउ है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स एक्चुअली में चैप्टर नंबर 1 से हैं और कुछ टॉपिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 2 से भी लिए गए हैं। तो दोनों को मर्ज करके एक ही चैप्टर में कंक्लूड कर दिया गया है। तो उसी के टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। दोनों ही मैंने थंबनेल में लिख दिए हैं सो दैट आपके लिए आसान हो। और प्लस आपको ये जो स्लाइड्स है, ये जो प्रेजेंटेशन है, इसके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी जो है ये स्लाइड्स में शेयर कर देती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। बट एक्सप्लेनेशन करते टाइम जो है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिएगा सो दैट आपके लिए काफ़ी आसान हो, क्योंकि कई चीज़ें हम वीडियो में बताते हैं जो नोट्स में शायद नहीं बता पाते हैं। तो पहला है हमारा व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राइट। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होता क्या है? ये कुछ गाइडलाइंस है। क्या है ये? कुछ गाइडलाइंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं, लेकिन ये ऐसी गाइडलाइंस है जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। यानी कि इसको अगर मान लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इन गाइडलाइंस को हर गवर्नमेंट माने ही। ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को रिकमेंड की गई है कि आप ये फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते नहीं भी हैं तो आप पे लीगली एक्शन नहीं लगेगा। यानी कि जैसा कि आपके फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे वो लीगली एनफोर्सेबल थे। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करता था, हमने पढ़ा था इन द पार्ट 4, तो हम कोर्ट में चले जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। इन द केस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लीगली एनफोर्सेबल नहीं, यानी कि अगर गवर्नमेंट इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो आप कोर्ट पर जाकर ये नहीं बोल सकते कि हमको इस पॉलिसी को, तो इस तरीके से जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, जो कि जस्टिशिएबल मतलब जो पार्ट्स जुडिशरी एनफोर्स नहीं कर सकती है। व्हेयरएज फंडामेंटल राइट्स क्या थे? ये जस्टिशिएबल थे। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होती हैं। अब आ जाइए कि क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया, जब उसको लीगली एनफोर्सेबल करना ही नहीं है, उसको फॉलो करने के लिए कोई किसी पे जिम्मेदारी ही नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों बनाए? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा। तो देखिए, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जानते थे कि इंडिया जो है वो जब इंडिपेंडेंट होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ेंगे। जैसे कुछ चैलेंजेस जो इक्वलिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन के होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो हमने फंडामेंटल राइट के थ्रू हमने सबको दी थी, लेकिन इकोनॉमिक फील्ड में या सोशल फील्ड में जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो उतना कुछ मतलब हमने नहीं दिया था। रिच पुअर के बीच में अभी भी जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो ये पॉवर्टी का जो चैलेंज था वो मिटाना था। तो कुछ सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शंस दी गई है, मतलब पॉलिसी डायरेक्शन इन द सेंस कि आपको रिकमेंडेशन दी है कि इन पॉलिसीज़ को अगर आप अपनाते हैं तो आप और ज़्यादा अच्छी सोशली इक्वलिटी की तरफ बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्यूचर गवर्नमेंट्स को बाउंड नहीं करना चाहती थी कि वो हमेशा ये पॉलिसी डिसीजंस लें। तो कुछ इस तरीके का वो चाहती थी, और इस तरीके का चाहने के लिए ही उन्होंने पॉलिसी डायरेक्शंस तो दिए, लेकिन उसको लीगली एनफोर्सेबल नहीं बनाया। अब अगर वो एनफोर्सेबल नहीं है तो इफेक्टिव कैसे होंगे, क्यों फॉलो करेंगे लोग? तो इसके पीछे दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, मोरल फोर्स। मोरल फोर्स कैसे, जो मैं यहाँ पे ये येलो में बोलती हूँ उसको आप एग्जाम्स में हेडलाइन बना दिया कीजिए या अंडरलाइन किया कीजिए, ताकि जो है आपका जो एग्जामिनर है उसको पूरा सेंटेंस आपका ना पढ़ना पड़े, जस्ट आपको वो देखकर उन्हें पता लग जाए कि हाँ मेन पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड आउट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दो रीज़न दिए। फर्स्ट, इसके पास अपने आप में बहुत ज़्यादा मोरल फोर्स है
क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं आप देखेंगे, गाइडलाइंस ऐसी हैं कि सभी के लिए, सभी को जो है वेलफेयर देना, सारी जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना लैंड का, इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं ये मोरली काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इनके पीछे एक मोरल फोर्स है, मोरल वैल्यू रिलेटेड है, मोरल फोर्स रिलेटेड है, उसको गवर्नमेंट सीरियसली लेगी ही। ठीक है, जैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ट्रुथ बोलना चाहिए। और अगर इसने पॉलिसी गाइडलाइन में यही दे रखा है तो ऑब्वियसली क्या मतलब प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली द पीपल विल फॉलो। तो इसका जो मोरल फोर्स है इसके बिहाइंड, वही इसे इफेक्टिव बनाना है। दूसरा चीज़ है कि द पीपल वुड ऑल्सो होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। तो इस दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दी है कि कोई और उसको एनफोर्सेबल बनाए न बनाए, लेकिन जनता, लोग, पीपल, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, पीपल जो हैं वो गवर्नमेंट को बार बार प्रेशराइज करेंगे कि इन पॉलिसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, राइट। तो बिकॉज पीपल आर द मेन रूलर्स, तो अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उनके हाथ में पावर है ना कि वो नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट चेंज कर दें। तो ये दो चीज़ उन्होंने सोची थी कि पहला इनके पीछे मोरल फोर्स होगा, दूसरा जो है पीपल प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक्चुअली में होता क्या है, तो व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। तो पहला हो जाता है कुछ गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि सोसाइटी को अडॉप्ट करनी चाहिए, कुछ ऐसे गोल्स आपको देते हैं, कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपको देंगे। दूसरा है कुछ राइट्स देते हैं जो कि इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट के अलावा कुछ राइट्स देते हैं। ठीक है, नॉट फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल है लेकिन कुछ अलग से भी राइट्स देते हैं। दूसरा कुछ पॉलिसीज बताते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को क्या अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये तीन है गोल्स ऑब्जेक्टिव, सर्टेन राइट्स विच आर अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड सर्टेन पॉलिसीज। अब कुछ एग्जांपल्स बताते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। कई ऐसे लॉ हमारी कंट्री में बनाए हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो गाइडलाइंस रिकमेंड की गई थी गवर्नमेंट से, उसको इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जो जमींदारी एबोलिशन बिल था, वो जो बैंक्स को, सारे बैंक्स को आज देखिए आपने नेशनलाइज्ड कर दिया। बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, तो उनको क्या किया, सभी को नेशनलाइज कर दिया है गवर्नमेंट के अंदर। तो ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। वही फैक्ट्री लॉज, मिनिमम फिक्स्ड मिनिमम वेज की जो हम बात करते हैं ना, ये आप आगे पढ़ेंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिया गया है। कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो प्रमोट किया गया है, ये भी डायरेक्टली आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही ये गाइडलाइन दे रखी है, जिससे गवर्नमेंट इंस्पायर होकर ये किया है। डिस्पाइट आपको पता है कि नॉन एनफोर्सेबल है, लेकिन इनके पीछे जो मोरल फोर्स है उसके कारण। जो रिजर्वेशन आप देख रहे हैं अपलिफ्ट कास्ट के लिए, एससी और एसटीज के लिए, वो रिजर्वेशन भी किससे इंस्पायर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, राइट। एंड ऑल्सो राइट टू एजुकेशन जो हमें मिला है वो भी आपको मिल जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के वन ऑफ द राइट्स में है। आपको आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बताई जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री, जो डिसेंट्रलाइजेशन हमारी कंट्री में आज पंचायती राज सिस्टम दिख रहा है, पहले नहीं था, 1992 में आया है। तो मतलब 1992 से बहुत कंपल्सरी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से इफेक्टिव हुआ है, जो कि आपकी बुक्स में भी है। तो ये भी किससे इंस्पायर था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। MCQ कैन कम, जो पार्शियल जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, जैसे MG नरेगा चलता है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो अपने क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ, तो दैट इज व्हाट, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंस्पायर्ड है। एंड प्लस जो मिड डे मील स्कीम्स आज आप देख रहे हैं सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, दैट इज ऑल्सो बीइंग इंस्पायर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओनली। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्चुअली में स्टेट पॉलिसी के क्या क्या है। मैंने आपको बताया था कुछ गोल्स होते हैं, जैसे वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। ये जो है 5 गोल्स हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखे हुए हैं। तो इन्हें बोला कुछ नॉन जस्टिसेबल राइट, यानी कि कुछ ऐसे राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट से अलग है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है और ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल। मतलब अगर इसको कोई नहीं भी फॉलो करेगा तो वी कांट अप्रोच द कोर्ट, जैसे एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, राइट अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। 14 years तक तो है ही, 6 years के नीचे अर्ली चाइल्डहुड केयर की ये लोग बात कर रहे हैं, ना कि 14 years वहाँ पे लिखा ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू दिस मिस्टेक कि 14 years लिखाते नहीं, दे टॉकिंग अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर, दैट इज ऑफ द 6 years। कुछ पॉलिसीज ने बताई है कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड करो, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द अल्कोहलिक लिक्वर, तभी जो है अल्कोहल जो है कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बैन कर दिया गया है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर
ऑफ द यूजफुल कैटल एंड द प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। तो मैंने आपको बताया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ से इंस्पायर्ड है। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशनशिप है ये हम पढ़ेंगे। डिफरेंस तो हम लोगों को पता ही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, वेराज फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिशिएबल होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को रोकते हैं कुछ करने से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट को अर्ज करते हैं कि कुछ करो। समझ में आया द डिफरेंस? फंडामेंटल राइट्स जो है वो मेनली राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कि हम एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी देखते हैं। मतलब आपको अगर मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आपका इंडिविजुअल राइट है, लेकिन अगर आपको मिल रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर हो 6 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो दैट इज़ फॉर द एंटायर सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर यू। ठीक है, बट कभी कभी अब इस रिलेशनशिप में दरार आ जाती है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कन्फ्लिक्ट में आ जाता है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये हुआ है पहले भी। कई बार क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे लॉज पास करना चाहती है, जैसे अब जब उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट था पहले हमारा, अभी तो ये फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट में ही आता था, शायद वो आर्टिकल नंबर 13 था। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपका राइट टू इक्वलिटी से पहले आर्टिकल नंबर 14 to 18 हमने किया, 13 हमने नहीं किया। तो 13 यही था, पहले ये फंडामेंटल राइट था, बट अब इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और ये आपकी ब्लू बॉक्स में आपको बुक्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है उन्होंने बोला कि भाई आप जो है ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लेकिन फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी अगर है तो सभी को राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख पाएंगे, तो ज़मींदारी सिस्टम कैसे एबॉलिश होगा? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो है फंडामेंटल राइट्स में एक टेंशन ड्रॉ हो गई। एवर सोसाइटियल नीड्स को ऊपर रखते हुए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश की गई टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि सोसाइटी की नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की नीड्स से, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया थ्रू द पार्लियामेंट, और उन्होंने जो है डायरेक्टिव अबोलिशन ज़मींदारी का एबोलिशन सिस्टम कर दिया। अब एक लीगल बैटल स्टार्ट हो गई किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, क्योंकि जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। जुडिशरी तो कहता भाई नहीं, आप जो है फंडामेंटल राइट को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट कहती कि ऑलवेज सोसाइटी की नीड ज़्यादा रहेगी। तो इसमें दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चालू हो गया। जुडिशरी कहती कि आप जो है कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप फंडामेंटल राइट को कभी भी नहीं मतलब ऊपर रख सकते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। और गवर्नमेंट को ये लगता था कि जुडिशरी जो है वेलफेयर, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए ये हो रहा था, लोगों को ही लैंड मिलना था। कोर्ट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स जो है वो इतने इम्पोर्टेंट थे कि वो नहीं जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ऊपर नहीं थे। तो एक कॉम्प्लिकेटेड, अब इसकी वजह से ये तो डिबेट चल ही रही थी कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और लीगल बैटल स्टार्ट होगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, पास पावर है अमेंडमेंट की, वो अमेंड कर सकता है। लेकिन जो कोर्ट है वो ये कह रही थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। यानी कि पार्लियामेंट का जो राइट है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर भी एक और सवाल उठ गया। तो एक प्रॉब्लम तो थी ही, उससे दूसरी प्रॉब्लम और इमर्ज होगी। एक प्रॉब्लम तो हमारी है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मतलब फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये हो गया कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है कि वो किसी भी पार्ट को कर सकती है, या जो कोर्ट कह रही है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती, वो ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो।
फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1973 का केस है जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस, जो कि आई थिंक वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स इवन इन द हायर क्लासेस एज वेल, क्योंकि इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मिली है विच इज नोन एज अ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इट इज़ अ लाइफ टाइम ज्ञान, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो केशवानंद भारती केस में ये डिसाइड अप हुआ, 3 चीज़ें डिसाइड अप हुई, जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट आपके चैप्टर कट गया है, वरना उसमें बहुत ही डिटेल में दे रखा है, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, मोर देन गिवन इन योर बुक। तो पहले उन्होंने पहली चीज़ बोली कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी थी। इस बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर के उसमें लाया गया है कि कुछ चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को चाहे कुछ भी हो जाए, आप अमेंडमेंट के थ्रू या कुछ भी कीजिए उसको वॉयलेट नहीं कर सकते, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, पहला चीज़ उन्होंने ये बोला। दूसरा उन्होंने ये बोला कि डिसाइड कौन करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है, कोर्ट। जुडिशरी विल हैव द पावर कि वो डिसाइड करेंगी कि क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आ रही है या नहीं। अब आ जाइए राइट टू प्रॉपर्टी वाले में। तो तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इतना भी इम्पॉर्टेंट राइट नहीं है कि हम उसको फंडामेंटल राइट में गिने, इसलिए उसे फंडामेंटल राइट से आर्टिकल नंबर 13 राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, और उन्होंने कहा कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में भी नहीं आ रहा। जब बेसिक स्ट्रक्चर में भी नहीं आ रहा तो इसे अमेंड किया जा सकता है, तो इसलिए इसको अमेंड करके जो है एबोलिशन सिस्टम को, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। बट अगर वो फंडामेंटल राइट होता तो यू कांट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये था आपका रिलेशनशिप और एक जो टेंशन हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो अभी तक हमने किया था फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या हमें राइट्स फ्री में मिलते हैं या कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक और नया चैप्टर जोड़ा गया, जो था कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इसके अंदर 10 ड्यूटीज को एन्यूमरेट किया गया, लेकिन इसके एनफोर्समेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ नहीं कहना है। यानी कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट, ये तो पूछा ही जाता है कि कौन सा ईयर है और कौन सा अमेंडमेंट है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट का एक और नाम है और जिसके नाम से आपको क्वेश्चंस में कभी दे सकते हैं, दैट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट की जगह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आपसे बोला जा सकता है। स्टार क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई। तो अभी तक तो राइट्स दिए गए थे सिटीजन को, अब जो है सिटीजन पे भी कुछ ड्यूटीज लगाई गई कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपकी भी कुछ ड्यूटीज हैं। वो पूरी 10 ड्यूटीज थी, लेकिन इसकी एनफोर्समेंट के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इसको कंपलसरी है या नहीं है। यही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत बड़े तक ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन की वो कंपलसरी है या नहीं है। एम इज नॉट जस्ट कि आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए, बट आई वांट कि आप मैं ऐसे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करूं दैट यू नो दैट इंडिया नीड्स अ लॉट, सो स्पेशली इन दिस सब्जेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 10 ड्यूटीज़ को एनॉमरेट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने कर लिया है। अच्छा, तो जैसे कि एज अ सिटीज़न हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कहना मानना है जी, एक ड्यूटी है। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, हमें हार्मनी प्रमोट करना है अमंग ऑल द सिटीज़, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आपकी इस बुक की स्टार्टिंग पेजेस में जो है प्रीएम्बल दिया होता है ना, बुक की स्टार्टिंग पेज में एनसीईआरटीज़ में कई जगहों पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया होता है। कभी जाकर आपका ये होमवर्क है एज अ इनोवेटिव स्टूडेंट्स और वी कैन से कि इंक्यूसिटिव स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क ये करना है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखना है और वो 10 की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, या फिर आपकी जो फेवरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको लिख कर दिखाएंगे और आपकी वो फेवरेट ड्यूटी क्यों है ये आप जो है वो बताएंगे। सो यस, अब मैं एक सवाल इससे जनरली पूछा जाता है कि क्या ये कंपलसरी है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स को डिपेंड नहीं कर रहा है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको राइट्स तभी मिलेंगे जब आप ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे, नहीं। ठीक है, आपको एज अ सिटीजन ड्यूटीज़ निभानी ही चाहिए। राइट्स जो है कभी भी आपसे इस बेसिस पर नहीं छीने जाएंगे कि आपने ड्यूटीज़ नहीं निभाई। राइट्स जो है वो ड्यूटीज़ पर डिपेंड नहीं है कि आप ड्यूटीज़ निभाएंगे तभी आपको राइट मिलेंगे।
किसी भी सिटीजन को इररिस्पेक्टिव वो ड्यूटीज़ निभाता है या नहीं निभाता उसको राइट्स मिलेंगे। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब इंक्लूड हुए तो उससे फंडामेंटल राइट के स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो वैसी की वैसी ही रही। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे कर लिए हैं, और इन होल मैं आपको कहती हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 1 फुली कंप्लीट हो गया है विद द एडेड टॉपिक्स। ठीक है, मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।